तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं। अज़ीज़ तलबा, आज की क्लास में हम उर्दू ज़ुबान की बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे। आप लोग नर्सरी से ही उर्दू पढ़ते आ रहे हैं। क्या आपने कभी ये चीज़ सोची कि ये उर्दू ज़ुबान क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, इसका मानी क्या है, ये आई कहाँ से है, क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए पढ़ना? तो ये बहुत सारे सवालात आपके जहन में आते होंगे। क्या आपने कभी इनके जवाब तलाश करने की कोशिश की? आज आप लोग थोड़ी देर के लिए ये वीडियो रोक कर खुद से सोचने की कोशिश कीजिए, अपने जहन में इनके जवाब तलाश कीजिए कि आखिर ये जो उर्दू हम पढ़ते हैं ये है क्या, कहाँ से आई है, मानी क्या है, क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हर एक चीज़ आपको तरतीब से पढ़ाई जाएगी, बहुत ही अच्छे अंदाज से पढ़ाई जाएगी, लेकिन आपकी भी कुछ ज़िम्मेदारी है। आपने कापी पेन साथ में लेना है, जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको अच्छे अंदाज से लिखना है, खूबसूरत बना के लिखिए। उर्दू के लिए अलग से नोटबुक आपने तैयार करनी है, जिसमें जितना भी उर्दू के हवाले से आपको पढ़ाया जाएगा वो आपने लिख कर तैयार करना है। और बच्चों, एक चीज़ आपने ज़रूरी याद रखनी है कि हालात कैसे भी क्यों ना हों, जब आप लोग कंपटीशन में खड़े होंगे वहाँ पर आपसे हालात के बारे में कोई नहीं पूछेगा, बल्कि वहाँ ये देखा जाएगा कि आप किस मकाम पर खड़े हैं। और अपने मुस्तकबिल को देखते हुए वक्त बर्बाद नहीं करना, अच्छे से इस वक्त का इस्तेमाल करना है। तो जितना भी कुछ आपके पास है, जो भी बताया जा रहा है, उसको बेहतरीन अंदाज से लिखिए और लिखकर तैयार करते रहिए, और इन चीज़ों को आपने अमली तौर पर अपनाना भी है। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ के, अपनी ज़िम्मेदारी समझ के चलेंगे और ये सारी चीज़ें लिखते रहेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज़ुबान किसको कहते हैं। पहले हम ज़ुबान के बारे में समझेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि उर्दू क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, ज़ुबान, बहुत बार आपने ये नाम सुना भी होगा कि आपकी ज़ुबान बहुत तेज़ चलती है। क्या आपके मुंह में ज़ुबान नहीं? क्या आप बोल नहीं सकते? ठीक, तो ये जो ज़ुबान है इससे क्या मुराद है? इससे मुराद हुई कि हमारे मुंह में एक गोश्त का एक लोथड़ा आप देखते हैं ना, जिसको हम जीभ भी कहते हैं, इसको ज़ुबान कहते हैं। तो ये ज़ुबान कौन सी हुई? जो आवाज़ पैदा करने में या जायका में हमारी मदद करती है। ठीक, लेकिन इससे हटकर एक ज़ुबान दूसरी भी है, जिसको हम क्या कहते हैं कि जिसके ज़रिए, जिसकी मदद से हम लोग अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। देखिए, आपने इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी है। कौन सी ज़ुबान कही मैंने? देखो, ज़ुबान का मानी क्या है? तरीक़ा कार। कौन सा तरीका? किसी चीज़ को हम किस अंदाज़ में, यानी हमारे जहन में बहुत सारे ख़यालात होते हैं, बहुत सारे हमारे दिल में एहसास होते हैं, तो ख्वाहिशात होती हैं, हम उनका इजहार करते हैं दूसरों के सामने। कैसे करते हैं? बोल कर करते हैं या ज़ुबान के ज़रिए ही करते हैं। तो इजहार ख़याल के ज़रिए को ज़ुबान कहते हैं। एक चीज़ आ गई समझ में कि जो भी हमारे जहन में ख़यालात होते हैं या हमारी ख्वाहिशात होती हैं, उनका इजहार करने का जो ज़रिया है, क्या है? ज़रिया, तरीक़ा कार, तो उसको हम ज़ुबान कहते हैं। आगे बात समझ में? कैसे? देखो, आपको चाहिए इस वक्त खाना, तो आप क्या कहते हैं? किसी को कहते हैं मुझे खाना चाहिए, तो वो क्या किया आपने? इजहार किया ना। वो जो तरीक़ा कार आपने अपनाया इजहार करने का, उसी को ज़ुबान तो कहते हैं। अब किस किस तरीके से, कौन से अंदाज़ में हम इजहार ख़याल करते हैं, अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, तो वो हैं हमारे पास 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है तहरीरी, दूसरा है तकरीरी, और चौथा है, तीसरा है इशारती। अब हम इनको थोड़ा सा और तफसील के साथ मैं आपको समझा देता हूँ कि तहरीरी क्या होता है, तकरीरी क्या है और इशारती क्या है। देखो बच्चों, तहरीर का मानी हुआ लिख कर, कौन सा? कुछ ऐसे ख़यालात का इजहार करना
کہ ہم منہ سے نہیں بولتے بلکہ لکھ کر کاپی پر یا کسی پیج پر ہم لکھ کے ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے من میں کیا ہے یا ہم کیا چاہتے ہیں۔ یا دوسری بات یہ بھی ہے کہ بچوں، جن لوگوں کو زبان نہیں ہوتی، جو بول نہیں سکتے، جن کی آواز نہیں ہوتی، آخر وہ بھی تو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں نا، تو وہ کس چیز کے ذریعے کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں لکھ کر۔ اس تحریری جو ذریعہ کار ہے، اظہار کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دوسرا کون سا آ گیا؟ تقریری۔ تقریری کیا ہے؟ بول کر۔ تو بہت بار ہم بولتے ہیں نا، بول کے مانگتے ہیں نا، کھانا مانگتے ہیں، ہمارے خیالات مطلب کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی چاہیے تو ہم بول کر ہی تو مانگتے ہیں، تو بول کر ہو گیا تقریری، تقریر سے نکلا یعنی بول کر۔ پھر ہے اشارتی۔ دیکھو نا، کچھ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ لکھ بھی نہیں سکتے، لکھنا بھی نہیں جانتے۔ اب ان کی اگر آواز بھی نہیں ہے، بہرے گونگے ہیں، وہ بول بھی نہیں سکتے، تو وہ کیسے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے؟ آخرکار ان کو بھی سماج میں رہنا ہے، بات کرنی ہے کسی سے، کچھ کہنا ہے، ان کو بھی ضرورت ہے، تو وہ کیسے اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں گے؟ اپنے خیالات کا اظہار کس طرح سے کریں گے؟ تو بچوں، وہ اپنے خیالات کا اظہار اشاروں سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارے پاس زبان جو ہے وہ خیالات کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہے۔ تو زبان ہمارے پاس کتنے قسم کی ہے؟ 3، تحریری، تقریری اور اشارتی۔ تو اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اردو ہمارے پاس کیا ہے؟ اردو بھی ایک زبان ہے۔ تو کیسی زبان ہے وہ؟ اردو ہمارے پاس ایک تحریری زبان ہے، تقریری بھی ہے، ہم لکھتے بھی ہیں اردو میں اور بولتے بھی ہیں۔ تو اس لیے اب ہم اردو کے حوالے سے جانیں گے کہ آخر یہ اردو زبان کون سی زبان ہے۔ دیکھیے بچوں، اردو کیا ہے؟ کیا بتایا ہم نے؟ اردو ایک زبان کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ زبان کا نام ہے۔ یہ چیز پہلی آپ نے یاد رکھنی ہے بچوں، بہت اچھے سے اور صاف انداز سے اپنی کتاب پر، کاپی پر یہ چیزیں لکھ کے آپ نے رکھنی ہیں۔ کہیں بھی زندگی میں آپ چلے جائیں گے، کسی بھی کلاس میں ہوں گے تو وہاں پر یہ چیزیں آپ کو کام آنی ہیں۔ بہت ہی بنیادی معلومات ہے، اس لیے یہ لکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو کیا بتایا ہم نے کہ اردو کیا ہے؟ ایک زبان کا نام ہے، پہلی بات۔ دوسرا، یہ خود اگر ایک زبان ہے تو یہ خود کس زبان کا لفظ ہے؟ خود یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ کس کا؟ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے آپ نے۔ اور یہ اس جو ترکی زبان کا لفظ ہے اردو، اس کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ اس کے معنی ہے لشکر۔ کیا یاد رکھنا آپ نے؟ تیسری بات کون سی یاد رکھنی ہے کہ اردو کے معنی کیا ہے؟ لشکر۔ اتنی بات آگئی سمجھ میں؟ اردو ایک زبان کا نام ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں لشکر۔ یہ ہو گیا کلیئر؟ شاباش۔ اب دیکھیے، اردو کو لشکر کا نام کیوں دیا گیا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ ایک لشکری زبان ہے، مطلب ایک لشکر کی زبان کو اردو کہا جاتا ہے، اردو کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ بات ہم آپ کو آگے بھی تھوڑی سی سمجھائیں گے تفصیل کے ساتھ کہ لشکری زبان کیسے ہوئی، یعنی ایک لشکر کہتے ہیں فوج کو۔ تو فوج مطلب آپ جانتے ہیں نا کہ فوج میں مختلف کنبوں کے، مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں، تو وہ ضروری نہیں کہ جو ایک آدمی کی زبان ہوگی وہ دوسرا بھی سمجھتا ہوگا، تو وہاں پر ایک زبان مشترکہ چاہیے نا، کوئی ایک ایسی زبان جو سب سمجھتے ہوں گے۔ تو ایسے ہی جب شروع میں لوگوں نے مل جل کے رہنا شروع کیا نا، تو باہر کے ملکوں کے تجارت کرنے والے لوگ بھی آئے ہوئے تھے ہندوستان میں، تو وہ ایک دوسرے کی زبانیں نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے ملنے جلنے سے لشکر یعنی بہت سارے لوگوں کے ہجوم کے ملنے جلنے سے ایک نئی زبان وجود میں آئی، اس کو تو وہ جو لشکر کی وجہ سے زبان وجود میں آئی تو اسی کو لشکری زبان کہا۔ تو لشکر ترکی زبان میں لشکر کس کو، لشکر کو کیا کہتے ہیں؟ اردو۔ تو اسی لیے یہ جو لشکر کی زبان تھی اس کو اردو کا نام دیا گیا۔ تو آسان الفاظ میں آپ کیا سمجھے کہ اردو ایک لشکری زبان کا نام ہے، یعنی ایک لشکری زبان کو اردو کا نام دیا گیا ہے، لشکر کی زبان کو۔ شاباش۔ اس کے علاوہ اردو ہم کیوں پڑھتے ہیں، ضروری کیوں ہے؟ اس لیے بھی کہ اردو ہمارے جموں کشمیر کی سرکاری زبان ہے،
समझे। सरकारी ज़ुबान कौन सी होती है, जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, दफ्तरी ज़ुबान। दफ्तरों में जाते हैं ना, कोई भी तहसील ऑफिस में जाओ, डीसी ऑफिस में जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ, तो वहाँ पर उर्दू में ही सारी कार्रवाई होती है, उर्दू में ही लिखा जाता है। तो ये 1898 से यानी 1899 ईस्वी से लेकर आज तक जो है उर्दू जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़ुबान है। इतनी बात आ गई आपको समझ में, शाबाश। तो ये चीज़ें आप साथ साथ में लिखते जाइए। फिर आगे देखिए कि उर्दू ज़ुबान का रस्मुल ख़त क्या है। ये बात आ गई समझ में। रस्मुल ख़त क्या होता है? रस्मुल ख़त कहते हैं लिखने के स्टाइल को, लिखने के तरीका को, कि किस तरह लिखा जाता है, किस स्टाइल में लिखी जाती है। देखो बच्चों, हम इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश का लिखने का स्टाइल थोड़ा तरीका अलग है, उर्दू का अलग है, हिंदी का अलग है। उर्दू में अगर हम ए लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो अगर उर्दू में ए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। तो ये फ़र्क है ना कुछ ना कुछ। तो इसी फ़र्क को, ये जो स्टाइल है, जो शक्ल हमें नज़र आ रही है ना उर्दू की इस वक्त, तो ये कौन सी है? इसको हम कहते हैं रस्मुल ख़त। लिखने का तरीका कौन सा है? तो बच्चों याद रखना है कि उर्दू का रस्मुल ख़त फ़ारसी का है। यानी जो तरीका, जो शक्ल और सूरत किसकी है? फ़ारसी ज़ुबान की है, तो वही उर्दू ज़ुबान की भी है। जैसे फ़ारसी लिखी जाती है वैसे ही उर्दू भी लिखी जाती है। तो अब फ़ारसी का कौन सा है, वो लिखने का जो स्टाइल है, तरीका है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नस्तालीक। ये याद रखना है, उस स्टाइल का नाम क्या है? नस्तालीक। अपने पास नोट करके रखें ये चीज़, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कि देखो, उर्दू ज़ुबान ठीक है, हमने मान लिया कि हिंदुस्तान में आई है, लश्कर की ज़ुबान है। कौन सा ख़ानदान है, कौन सा कुंबा है, कौन से लोग थे कि जिनके मेल जोल से या जिनसे आगे ये ज़ुबान निकली है। तो बच्चों आपने ये चीज़ याद रखनी है कि उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ख़ानदान से है। किससे? हिंद आर्याई ख़ानदान। अब ये हिंद आर्याई ख़ानदान कौन सा है, ये आप आगे आपको तफसील के साथ हम बताएंगे कि उर्दू ज़ुबान का जहाँ से आगाज़ हुआ, तो उसमें ये चीज़ हम आपको तफसील से बताएंगे। अभी आपने इतनी चीज़ याद रखनी है कि उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ हिंद आर्याई ख़ानदान से है। यानी वो कौम कौन सी? हिंद आर्याई। आपने पढ़ा होगा ना, इंडो आर्यन। कौन सा? इंडो आर्यन। तो ये जो आर्यन ख़ानदान था, आर्यन कौम थी, वही जो लोग थे, तो उनसे ही, उनकी ही ज़ुबान से निकली हुई ये ज़ुबान है। इस हमारी उर्दू ज़ुबान का ताल्लुक़ आर्यन ख़ानदान से है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं हिंद आर्याई ख़ानदान। ठीक है शाबाश, इतनी बात हो गई क्लियर। चलिए शाबाश, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिए बच्चों, ज़रूरी मालूमात है कि उर्दू जो ज़ुबान है, इसके हरूफ तहजी में हम ये नहीं कह सकते कि उर्दू ज़ुबान जो है ये सिर्फ़ उर्दू के ही अल्फाज हैं इसमें। इसके हरूफ तहजी में अरबी के हरूफ भी शामिल हैं, फ़ारसी के भी और हिंदी के भी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास हरूफ तहजी आते हैं ना, अलिफ से बड़ी ये तक हम लिखते हैं, तो ये सारे के सारे उर्दू के नहीं हैं, बल्कि इसमें कुछ अरबी से लिए गए हैं, कुछ फ़ारसी से लिए गए हैं और कुछ हिंदी से। यानी ये एक मिली जुली ज़ुबान है। तो इसके बारे में भी हम आगे तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। क्या हमने पढ़ा? पहले ज़ुबान किसको कहते हैं? इजहार ख़याल के ज़रिए को ज़ुबान कहते हैं। फिर हमने देखा उर्दू क्या है, एक ज़ुबान का नाम है। कौन सी ज़ुबान है, किसकी ज़ुबान है? उर्दू खुद तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब क्या है? लश्कर। यानी लश्कर के मानी हैं इसके। फिर किस ज़ुबान को उर्दू का नाम दिया गया है? एक लश्कर की ज़ुबान को उर्दू का नाम दिया गया है, और जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़ुबान है। इसका रस्मुल ख़त नस्तालीक है, तो ये इसका ताल्लुक़ हिंद आर्याई ख़ानदान से है। तो इसमें इन सारी ज़ुबानों के यानी अरबी, फ़ारसी और हिंदी ज़ुबान के अल्फाज शामिल हैं। तो अब यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम उर्दू की और जो बुनियादी मालूमात है वो वीडियो के दूसरे क्लिप में देखेंगे। तो इस तब तक के लिए आप ये लिख लीजिए। तो दूसरे क्लिप को भी आपने इसी के आगे लिखना शुरू करना है। शुक्रिया।